Hello and namaste to everybody. I hope you guys are doing well. Welcome to this very special episode of On the Mic with Parth. Today's guest is the man, the myth, the legend as we call him, Mingma Tenzing Sherpa. Mingma Dai is a climbing guide from Nepal. In my eyes, he's one of the strongest and one of the best climbing Sherpa guides out there. He has successfully been on 36 8,000 meter expeditions as of January 2024. He is the director at Elite Exped, which is a trekking and mountaineering company in Nepal. His partners in the company are Nims Dai and Mingma David Sherpa. K2 was the only 8,000 meter mountain that had not been climbed in winter, and 10 very strong climbers from Nepal went there and climbed it in such a style. And Mingma Dai played a very key role in the success of this expedition. He single-handedly fixed the ropes from Camp 4 to the summit of K2 in -60, -65 degree temperature conditions. And personally, Mingma Dai has played a very important role in my life. We stood on the summit of Mount Everest together in 2019. He was the reason behind my successful Everest ascent. So it was very lovely catching up with him. We had a beautiful conversation about his K2 winter expedition, about how he started climbing, about his journey, and so many crazy experiences that he has had after climbing 36 8,000 meter expeditions successfully. And we spoke about how he became part of Elite Exped, how it is working with Nims Dai, and so many other things. Without much further delay, I will let you guys get into this conversation. Here is Mingma Tenzing Sherpa on the mic with Parth. Enjoy. So, hello and namaste to everybody. Namaste Mingma Dai. नमस्ते। कैसे हो आप सर? बिल्कुल ठीक हूँ, अभी तक जी रहा हूँ। जो आपका इंट्रोडक्शन है वो तो लोगों ने इस वीडियो के पहले देखा ही है, बट somebody as legendary as you, somebody as colorful as you, उनको इंट्रोड्यूस कितना भी करो वो थोड़ा कम ही लगता है. So if I ask you who is Mingma Tenzing, how would you introduce yourself, Dai? मैं मिंगमा तेंजी, जैसा मैं क्लाइंबिंग स्टार्ट किया हूँ जब मैं ग्राउंड लेवल से किया हूँ जी, अभी तक कर रहा हूँ. तो जैसा मैं मिंगमा तेंजी क्लियर जैसा अभी हूँ, ये बनने के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया हूँ. मेरा बैकग्राउंड कोई भी क्लाइंबर नहीं था मेरा फैमिली से, सिर्फ मैं हूँ मेरा फैमिली से. क्योंकि ये क्लाइंबिंग कम्युनिटी में आने के लिए बहुत मैंने परिश्रम बहुत किया, स्टेप बाय स्टेप. पहली दफ़ा जब मैं पोर्टर के लिए गांव से थोड़ा शहर में आया था, वहीं से थोड़ा ट्रैकिंग का ये जो लोड मिलता था, जो ट्रैकिंग जो अंग्रेज लोग आता था, तो गांव में तो आता भी नहीं था, देखा भी नहीं हमने अंग्रेज लोग. तो थोड़ा हमारा गांव है थोड़ा रिमोट जैसा, थोड़ा माउंटेन रीजन में, थोड़ा रूट में जो जैसा ट्रैकिंग रूट में नहीं पड़ता है. कौन सा गांव है ये? मेरा गांव का नाम है ने ख्याम्पालुङ. ने ख्याम्पालुङ ये मक्खलु एभरेस्ट रीजन के बीच में पड़ता है. ये एक अरुण वैली, ओके, क्लोज टू द अरुण वैली, करेक्ट, एग्जैक्ट अरुण वैली क्लोज टू. इसके बाद हम ट्रैकिंग कुछ ढूंढने के लिए थोड़ा हमने अभी गांव में थोड़ा पढ़ाई करने के लिए भी थोड़ा मुश्किल था, जैसा समझ लो जी, सिर्फ प्राइमरी तक था, वहाँ से ऊपर स्कूल भी नहीं था. तो हमने थोड़ा वहाँ से ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए हमारा फैमिली का, मेरे पेरेंट्स के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था. ओके, तो हमने वहीं पर स्टॉप कर दिया क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा. कौन से क्लास तक आपने स्टडी? सिर्फ 5 तक किया है. 5 तक किया है. इसके ऊपर हम थोड़ा मुश्किल हो गया था कि So you had to work. हाँ, मेरे पेरेंट्स को थोड़ा हेल्प करना था. तो मैंने वहीं पर स्टॉप किया. इसके बाद फिर हम ट्रैकिंग स्टार्ट किया. तो मेरे पहला ट्रैकिंग माकलू बेस कैंप जाने का था. कितने साल के थे आप तभी? मैं 13 या 14 साल का था. वहाँ पर सरदार होता था ना, पोर्टर का सरदार होता था. जी जी. तो उसने क्या कर दिया, मेरे को लिमिट वेट होता है 30 kg ओके, एक पोर्टर का, लेकिन मैं छोटा था. तो उसने बताया कि आप एक बोझ नहीं बोक सकते, आप उठा ना सकते, तो आपका हाफ कर देंगे 15 kg. 15 kg. लेकिन उसने मेरे को 30-35 kg लगा दिया, लेकिन प्राइस हाफ दिया 15 kg का. मेरा पहले दफ़ा था. जो लोग वो था
वो बच्चे लोग का ये किस तरह है, कैसे करना, वो लोग नहीं देखता था, क्योंकि वो थोड़ा पुराना जनरेशन लोग था ना। तो अभी हम है तो नहीं, बिचरे भाई है, बिचरे छोटा है, इसका थोड़ा कम करना चाहिए, इसका पैसा अच्छा देना चाहिए, हम इस तरह पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन पहले का बंदे कभी कभी कोई सब एक ही नहीं होता है। करेक्ट। कोई बंदे ना वो नहीं देखता है। इसके बाद फिर हम जो जैसा वो महाकाल बेस कैंप जाना था, लेकिन वो लास्ट गांव है, वहाँ से ऊपर फिर मेरे को नहीं भेजा। उसने बोला कि अब नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मैं छोटा था। अभी पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ को क्रॉस करके महाकाल बेस कैंप जाना है जी। तो मैं वहाँ से वापस फिर शहर में आ गया। फिर दूसरे दिन के मेरे 10-15 दिन फिर मैंने एक ही जगह बैठा होगा। एयरपोर्ट है एक तुमलिंगटर, वहाँ पर बैठा। इसके बाद फिर कंचनजंगा, मेरे लाइफ का सेकंड ट्रैकिंग कंचनजंगा बेस कैंप किया, वो क्लियर किया। इसके बाद बेस कैंप पहुँचे? हाँ, बेस कैंप पहुँचा, लेकिन दूसरा साइड में, जैसा ये रोनाक पंगपेमा बोलने एक ये जगह साइड का है, गुंसा साइड का रास्ते अलग जगह है, नॉर्मल से नहीं, मेरे से वेस्ट पार्ट। इसके बाद मैं गांव में गया, मेरे ख्याल से 1 साल गांव में बैठा होगा। इसके बाद मैंने थोड़ा पैसे जमा किया, थोड़ा खुशी के साथ गांव गया, डैडी मम्मी के साथ बैठा। इसके बाद मैंने बहुत काठमांडू आने का मन किया। लेकिन मैं छोटा था, लेकिन आना नहीं सकता था, लेकिन भी मन कर रहा था। तो मैंने मेरा मामा को बोला कि मैं काठमांडू जाऊँगा, मामा मेरे को ले जाओ आपके साथ, क्योंकि मेरा मामा है वो मेरे से गाइड कर रहा होगा। लेकिन वो तक मेरे पता नहीं था कि मेरा मामा क्या कर रहे हैं, मेरा अंकल क्या कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं था। हम काठमांडू आ गया। फिर मेरा काठमांडू आने के बाद मेरा अंकल के साथ, कज़न अंकल, मेरा खुद का अंकल नहीं था, कज़न अंकल था, उसके साथ एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेकिंग किया था। वो समय में वो गाड़ियाँ जाता था जीरी तक। वहाँ से फिर पूरा उठा के जाना पड़ता, लुकला के नीचे जो आता है। करेक्ट। वहाँ लुकला पहुँचने के लिए तो 7 दिन लगता था, 6-7 दिन। तभी उस टाइम पे फ्लाइट्स नहीं होती थी? फ्लाइट था, लेकिन सिर्फ अंग्रेज के लिए था वो। वो टाइम में हमारे लिए नहीं था, लेकिन नेपाली लोग के लिए था, लेकिन पैसे नहीं है ना वो। करेक्ट, हम आई अंडरस्टैंड। हम कुक हेल्पर में गया था, मेरा थर्ड ट्रैक जी। इस तरह करके तो कुक हेल्पर, इसके बाद फिर हमको बोलता है लोकल शेरपा। तो एक सपोर्टर शेरपा होता है, अच्छा। क्लाइंबिंग शेरपा के साथ जो टेंट लगाता है ट्रैकिंग में ना, वो किया। इसके बाद फिर कुक हेल्पर मैंने ख्याल से 2-3 साल किया होगा। तो इसके बाद मेरे को बहुत ये क्लाइंबिंग करने का बहुत शौक था, तो मैंने बहुत कोशिश किया। लेकिन जैसा ये बात है कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं दिल से चाहता हूँ, जो मैं दिल से करना चाहता हूँ ना, तो जो भी कैच कर लेता है। तो मैं बहुत क्लाइंबिंग करने का शौक था, लेकिन मेरे ट्रेनिंग नहीं था। तो मैंने सोचा मेरे को क्लाइंबिंग करना है ऐसे जैसा भी। तो ये क्लाइंबिंग करने की जो इच्छा है वो आपको किस पॉइंट पे आई, क्या देख के आई? हम ट्रेकिंग करते करते ना बहुत पास, जो हाई पास जैसे शेरपिनी खोल, हामा लप्चा, इस तरह बहुत, ये जो नेपाल का थोड़ा हाई पासेस है ये, जैसा शेरपिनी खोल। करेक्ट। 11 बार किया वो क्रॉस। 6-7 बार तो मैंने सिर्फ कुक हेल्पर किया। किचन बाई बोलता है ना, बर्तन सटन उठा के भगने वाला बना के सबको खिलाना पड़ता है था। तो इसके बाद मेरे को लगा कि मैं भी, जैसा हमारे पास जो पास करता है वो टाइम में क्लाइंबिंग शेरपा रहता था हमारे पास में ना, ग्रुप में लीडर्स गाइड्स। तो हम भी इस तरह बनना चाहते, क्योंकि क्लाइंबिंग शेरपा बन गया तो हम बोझ भी नहीं उठाना पड़ता है। क्लाइंट के साथ भी चलने के लिए मौका मिलता है, तो फिर पैसे भी थोड़ा ज़्यादा, रात को नहीं उड़ना पड़ता है। नहीं तो जब कुक जो किचन बॉय होता है सबसे पीछे चलना पड़ता है, सबसे आगे पहुंचना पड़ेगा। हाँ, because they have to go there and prepare everything for cooking before everybody comes. हाँ, मैंने सोचा मैं भी क्लाइंबिंग बन जाऊंगा। तो इस तरह करके मैं शेरपिनी खोल मैंने 11 चोटी किया। कितने हाइट का है ये शेरपिनी खोल? 6110। इतना ऊंचा है? ये तो ऑलमोस्ट एक समिट की हाइट का है। ये ब्रोंजे कैमन है जो वेस्ट कोल। हाँ, वेस्ट कोल सीधा ट्रैवर्स करके सीधा फिर ईस्ट कोल है। ओके 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 ओके। किसी को दिखाना है ना, ऐसे तो काम कोई भी नहीं देगा। मैं कर सकता हूँ, मेरा कैपेबल दिखाना है किसी को। तो मैंने डबल लोड तक उठा के मेरा गाइड को दिखाया।
That you are strong and you can हाँ, do आई it. कैन डू इट। वो टाइम में बहुत मेहनत किया। क्लाइंबिंग जो गाइड है वो लोग ने जो नोट बनाता था, रोप फिक्स करता था, एंकर बना रहा था, तो मैं उसको वॉच करते रहता था, ऑब्जर्व करते थे। क्योंकि फिर इतना जल्दी सीख जाता था कि क्योंकि जैसे मेरा इंटरेस्ट है, मेरे को इंटरेस्ट था वो उसमें, जो मैंने करना था, जो मैंने किसी को दिखाना था, तो वही किया। इसके बाद फाइनली एक गाइड ने बोला कि मैं आपको किसी न किसी माउंटेन में, आपको 6000 माउंटेन में आपको लेकर जाऊंगा। वाओ, वाह, बहुत खुश हो गया। कितने साल के थे तभी आप दाई? 16-17। ओके जी, मेरा पिक, मेरा फर्स्ट समिट था। वाओ, मेरा पीक। हाँ, 6445। सो मेरा लाइफ का सबसे पहला, मैं एज अ क्लाइंबिंग बन के उसमें क्लाइंबिंग करके समिट। जब आप समिट पे पहुंचे, हाउ वाज दैट फीलिंग? डू यू रिमेंबर दैट दाई? अभी मेरा को भी कुछ अभी स्टार्ट हो गया मेरा लाइफ जो है ना, इस तरह सोचा, इस तरह प्राउड फील होता है ना। पहले दफ़ा जैसा इस तरह अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर पहुँचने के बाद मेरे को इतना खुद का प्राउड से ज़्यादा मेरा गाइड का जो ज़्यादा याद आ गया कि थैंक यू सो मच फॉर माई गाइड, बिकॉज इनकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैं ये कर पा रहा हूँ। उसने मेरे को मौका नहीं दिया तो मैं उधर नहीं पहुँचता था ना। जो मेरे गाइड ने मेरे को मौका दिया तो मैंने वो समिट या दिखाया, मैंने करके दिखाया। तो इसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट होते होते मैंने 6000 मेरे ख्याल 2-3 साल किया पीक क्लाइंबिंग। तो मैंने इसके बाद ट्रेनिंग भी किया। ट्रेनिंग भी करना पड़ता है। किस तरह की ट्रेनिंग होती है ये? हम नेपाल में अभी बहुत डिफरेंट लेवल का ट्रेनिंग देता है। लेकिन बिगिनिंग होता है जो इंट्रोडक्टर, जैसा हम पहली दफ़ा इंटर हो रहा है ना, जैसे काम करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो इंट्रोडक्टरी किया। इसके बाद नेविगेशन, फर्स्ट एड, हाई माउंटेन रेस्क्यू। तो इस तरह करते मैं अभी इधर यहाँ तक कर रहा हूँ। तो उसके बाद करते फाइनली 2007 में कुछ पीक में जाने वाला था। एक और कंपनी में मेरे पहले भी कुछ इंजन था एक दूसरा का, तो उसने बोला कि मीमा अब एवरेज जाना है। वाह, कहाँ से आ गया इस तरह ना। इसके बाद ठीक है अंकल, इस तरह अपॉर्चुनिटी मिल रहे हो, तो मैं यही ढूंढ रहा था, इसका ही वेट कर रहा था। मैं आपको यहाँ पे 1 सेकेंड स्टॉप करके थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। आपने कहा कि आपका 3rd ट्रैक एवरेस्ट बेस कैंप था। एवरेस्ट बेस कैंप लोग इसके लिए करते हैं जो बाहर से आते हैं, so that they can get to see Mount Everest with their eyes. जी। And आपने भी बहुत लोगों को वहाँ पे लेके गए, मैं भी बहुत लोगों को लेके गया, और हम जानते हैं कि जब भी हम एवरेस्ट को पहली बार देखते हैं, ऐसी फीलिंग होती है जो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने एवरेस्ट फर्स्ट टाइम देखा था जब भी हम लोग, बाय द वे जस्ट मैं आप लोगों को, मेरे लाइफ में जितना आपका रोल रहा है, इन द सेंस एवरेस्ट, क्लाइंबिंग एवरेस्ट completely changed my life. Internally also and externally also, and it was only possible because you and Funaru Dai were there to help me out. Forever I will be grateful that you were with me. We shared the summit together. I stood on the top of the world with you. जब भी मैं एवरेस्ट की बात करता हूँ, कहीं भी आपका नाम आता ही है। Without thanking you, वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता था मेरी वो जर्नी। When I first time saw the Everest properly was जब भी हम लोग वो ड्राइव करके वो पास के ऊपर जब भी हम गए थे, याद है आपको? Before reaching the base camp, वहाँ से प्रॉपर व्यू आता है, तो वहाँ पे I just had tears in my eyes looking at Everest. So जब आपने ये बेस कैंप ट्रैक पहली बार किया था, when you got the first glimpse of Everest, तो आपके माइंड में क्या थॉट आया, आपके दिल में क्या फीलिंग आया? जब मैंने फर्स्ट टाइम एवरेस्ट देखा, वाह इसमें कर सकता है क्या, कैसे आदमी कैसे चढ़ेगा इसमें, कैसे किया होगा, इस तरह सोचता था। वाह। जब जितना लोग एवरेस्ट के नाम लेकर जो ट्रैकिंग आता है, तो सिर्फ हम उधर एवरेस्ट को नहीं देखता हूँ, बाकी बहुत इसमें इस तरह का सुंदर बहुत और भी माउंटेन है, सबको देखने का मिलता है। तो जब आप एवरेस्ट के नाम लेकर आते हैं ना, हामा डबलम, छोयू ना, उधर और लोचे, नपचे, इधर चोलोचे, ताबुचे, so many mountains there. Absolutely. Around the Khumbu Valley, Everest region. जब बंदे एक ही जगह में बैठता है, हम कुछ भी नहीं देखता है इन वर्ल्ड में क्या क्या है। तो जब हम
बाहर निकलता है ना तो सबको देखने को मिलता है। जब समझ लो मैं घर आज रूम के अंदर हूँ तो मैं अभी रूम के अंदर ही मेरी ज़िंदगी गुजर जा रहा है, तो गुजरना लगा है तो हम कुछ भी नहीं बाहर को कुछ भी नहीं देखता है। तो जब आप कुछ देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए तो बाहर निकलना पड़ता है ना। मैं वहाँ जाने के बाद वो एक अपॉर्चुनिटी था मेरे को जाने का फर्स्ट टाइम, तो इसके बाद मेरे को भी एक बार करना है, एक बार चाहना है। ये मेरा दिल से, मैं छोटा था लेकिन इच्छा तो थी मेरा। So 2007 में फर्स्ट टाइम एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे गए एज अ क्लाइंबिंग शेर्पा? जी, क्लाइंबिंग शेर्पा। ओके, सो हाउ वाज दैट लाइक? वाह, सबसे खुशी मिला है कि मेरे को काम मिलने का, जॉब मिला था। वही फाइनेंशियल का बात आता है ना। तो जब फाइनेंशियल होता है तो जिंदगी का सब शुरुआत होता है। करेक्ट। तो फाइनेंशियल की तरफ से भी थोड़ा अच्छा मिल रहा था, तो गुड अपॉर्चुनिटी था समिट करने का। तो ये सब चीज़ मिला के वो 2007 मेरे लिए सबसे अच्छा वाला ईयर था। एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। जितना वहाँ से आगे मैंने जितना परिश्रम किया उसके लिए किया, जो वो पाने के लिए किया था कि मैं बिकम 8000 क्लाइंबर। वाओ। समिट, एवरेस्ट समिट करने के लिए। वाओ। जितना मैंने जो स्टार्टिंग से किया, इट वॉज फॉर दैट मोमेंट के लिए। मैंने वो 2007 में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि within 6 days I did Lhoche is my first 8000 in my life, and second Everest within 6 days. So after that, इसके बाद तो बहुत लोग ने कर किया कि वो उसने भी छोटा समय में किया, बहुत लोग ने बहुत रिकॉर्ड्स टूटे, लेकिन हाँ जी, वो टाइम में मेरा फर्स्ट 8000 विथिन 6 डे में दोनों किया मैंने। हाउ वाज दैट लाइक? जैसे ये मैं निकाल दूंगा इस खुम्बू काफी। या वी जस्ट मेट यस्टरडे एट द एयरपोर्ट। यू वर कमिंग फ्रॉम आमाडबलम, आई वाज कमिंग फ्रॉम खुम्बू। सो ये कॉफ थोड़ा सा लेके आया हूँ, थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो। प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको बोलते हैं खुम्बू काफी। ये नहीं है तो खुम्बू केस है, फिर खुम्बू के केस से खुम्बू गए नहीं अगर खौफ नहीं लाए तो। नहीं, लेकिन दाई जैसे आपने ये 2 8000ers किया, फर्स्ट टाइम जब आप जाते हैं तो अपने शरीर के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में, स्ट्रेंथ्स के बारे में बहुत समझ में आता है। तो जब भी आपने 2 8000ers 6 डेज में किया, डिड यू रियलाइज समथिंग्स कि आप फिजिकली किस लेवल पे हो? हाउ वाज दैट रियलाइजेशन लाइक? यार मेरे लिए ये इजी था, हार्ड था, कैसा था आपके लिए ये दो दाई? मेरे लिए हार्ड था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एज अ विदाउट एनी एक्सपीरियंस, लेट्स से मैंने 6000 बहुत बात की है, करेक्ट, लेकिन शॉर्ट एन आवर में मैंने किया है। करेक्ट। माउंटेन में तो शॉर्ट एन आवर में नहीं चलेगा, नहीं, एलिवेशन भी अलग, उधर का सब चीज़ अलग होता है। करेक्ट। जब हम ऊपर जाता है टू हार्ड होता है ना, करने के लिए भी, सब चीज़ करने के लिए। जिससे समझ लो जब लोचे समिट में गया, मेरे को पता नहीं था कि मेरे को बोतल में पानी उठाना था समिट डे में। मेरे से थोड़ा एक्सपीरियंस वाला गाइड मेरे पास है, तो उसका सिखाना चाहिए था कि आप पानी उठाना चाहिए, क्योंकि आते वक्त आपको प्यास लगेगा, पानी पीना पड़ेगा। हाई में पानी पीना बहुत ज़रूरी है था। लेकिन मेरे पास कुछ लोग था, लेकिन उसने मेरे को नहीं बताया, वो गाइडिंग मेरे को नहीं किया है। तो मैं बिगिनर था ना, मैंने आपका फर्स्ट 8000 इस तरह करके मैं लोचे समिट किया। समिट करने के बाद जब वापस आ गया कैंपो में, पानी नहीं था क्योंकि हमारा गैस भी ऑलमोस्ट ख़त्म। तो फिर वही दिन फिर कैंप 2 पहुँचना था ना, तो हमने जल्दी पैक करके हम आ गया। तो जब कैंप 3 के बीच में ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, बाकी लोग एवरेस्ट आ रहा था, वो सामान लोड फेरी कर रहा था, तो मेरे को बहुत प्यास लग गया। पानी मांगो, किसका मांगना है, सब भी एक ही है। उधर एक चॉकलेट उठाने में भी मुश्किल पड़ता है, एक कैंडी, तो उधर बोतल पानी उठा के कौन पिलाते हैं किसी को। तो मैंने एक बर्फ़, इस तरह जो बर्फ़ था, बर्फ़ लेकर खाया। इसके 2 दिन के बाद मेरा पूरा टॉन्सिल इतना ख़राब हो गया मेरा गला। इस तरह करके भी मैं कैंप 2 दूसरे दिन बेस कैंप आ गया, तो बेस कैंप में वो प्रॉब्लम हो गया। एक दिन बेस कैंप में रेस्ट, इसके बाद कैंप 2 कैंप हो समिट, इस तरह करके किया। लेकिन मर के किया मैंने कैंप एवरेस्ट, क्योंकि मेरे को टॉन्सिल, मैंने कैंडी मुख से जो
खत्म होता है ना, तो फिर वो पानी कुछ थोड़ा पानी मिलने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था, दर्द हो रहा था बहुत होता है ना। कैंडी खाते खाते ऑल द वे समेटता खाया, इसके बाद फिर जो ऑक्सीजन पहनता है ना, ऑक्सीजन की वजह से ज़्यादा ड्राई होता है, करेक्ट, ज़्यादा वो, और ऐसा ही कॉफ हो जाता है जो मुझे हुआ है अभी, ड्राई कॉफ। इस तरह ऑक्सीजन खाने के बाद ज़्यादा होता है जो ये ड्राई है ना, तो इस तरह प्रॉब्लम हो गया इस 2000 जो माउंटेन में आ रहा है। जो बिगिनर है जो जिसने किया है उसको तो पता चल चुका है कि क्या करना है, कैसे करना है, सबको पता होता है। लेकिन जो बिगिनर आता है, कोई समझते हैं कि पैसा है तो, पैसा दिया तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन ये नहीं है कि माउंटेन में आप समिट जा रहे हो, आप क्लाइंबिंग कर रहा है तो खुद का अच्छा होना चाहिए ना, तो आपको ट्रेन होना चाहिए। तो गाइड खुद उठा के तो नहीं लेकर जाएगा, बट डू यू थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, आपको ऑक्सीजन पिला के, पीछे से धक्का मार के हेल्प कर सकते हैं, आपका फिजिकली आपको गाइडिंग कर सकते हैं, ये करना है, वो करना है, इस तरह करना है, अब इस तरह करो, ये हो गया तो ये करो। बट ही कांट मेक यू वॉक। चलना तो खुद को ही है। तो चलना तो खुद को है ना। तो जो बिगिनर है, थोड़ा माउंटेन में जो इंजॉय लेना है तो खुद का पता होना चाहिए कि माउंटेन क्या है, रोप का कैपेसिटी क्या है, जो एंकर का कैपेसिटी क्या है, खुद का बिलाई डिवाइस का कैपेसिटी कितना होगा। रोप इतना देखता है, डायनेमिक रोप, इसका कैपेसिटी कितना होगा। तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना उसमें, ये 100% सेफ है, मैं इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए कि ओ ये टूट गया तो मैं मर जाऊंगा, या इस तरह जो सोचता है ना, फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं कर सका, नहीं हो गया तो क्लाइंबिंग में एंजॉय भी नहीं होगा। तो ज़्यादा स्ट्रेस होने के बाद खुद का बॉडी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, और इससे 2-3 पॉइंट से मेरे मन में जो आ रहे हैं, जो मुझे आपको पूछना है। इन द लास्ट 2-3 years वी आर सीइंग दैट ऑन 8000 स्पेशली एवरेस्ट, रेस्क्यूज एंड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। जैसे ये 2023 का जो स्प्रिंग गया अभी, I think 17 or 18 people lost their lives unfortunately on Everest. इतने rescues, इतने accidents का reason आपके आँख में क्या है? What do you see is the problem which is happening, and how, as one of the most experienced guide and leader in Nepal, what do you think that the clients are lacking? जो जितना माउंटेन में बंदे आता है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो हो रहा है खुद का गाइड के साथ शेयर नहीं कर रहा है। अभी समझ लो, पार्थ भाई के साथ फिजिकली देखने में अच्छा दिखता है, तो आपका शुगर पेशेंट होगा, प्रेशर हाई होगा, डायबिटीज होगा, करेक्ट। तो वो तो मेरे को पता होना चाहिए कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, आपको कैसे गाइडिंग करने का। तो बंदे जो पेशा एक्सपेंड करके आता है माउंटेन में, किसी को घर दी तोड़ के आता है, किसी को गाड़ी सेल करके आता है, किसी को कहीं से जो ड्रीम क्लियर करने के लिए आता है। लाइफ से ज़्यादा ड्रीम नहीं होता है, लाइफ होना चाहिए ना पहले तो ड्रीम क्लियर करने के लिए। अभी तक का जितना हो रहा है, ये प्रॉब्लम है कि जो बिगिनर आता है, करेक्ट, तो उसको पता होना चाहिए कि जो गाइड है, पार्टनर, आपका पार्टनर गाइड है, उसके साथ साथ बात शेयर किया, जो गाइड ने जो बोला, जो करने का बताया वो किया, जो फॉलो किया, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। तो ज़्यादा कुछ लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस से होता है, तो हम बोलते हैं कि ड्यूरिंग द क्लाइंबिंग टॉयलेट नहीं बैठने का। आप टॉयलेट जाना है तो क्लाइंबिंग स्टार्ट करने से, कैंप से निकलने से पहले टॉयलेट जाओ, रास्ते में टॉयलेट नहीं मत बैठो, थोड़ा रिस्की होगा लाइफ का। कैंप में पहुंचता है तो टॉयलेट करने का ये भी होना चाहिए। जो मेरे को हाथ का उंगलियां ठंडा हो गया, मेरा पाँव का उंगलियां ठंडा हो रहा है, गाइड को नहीं बताया, आपको भी वार्म अप कैसे करने का आपको खुद का पता नहीं है जी, चली जाएगा ना आपका उंगलियां। फाइनेंस लोग को दिमाग में क्या होता है कि नहीं, मैंने गाइड को बताया तो मेरे को वापस भेज दिएगा, मैंने को इतना पैसे दिया हूँ, अभी मैं समझ जा रहा हूँ, मैंने ये मेरे जो पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे गाइड को बताया तो मेरे को वापस भेज दिएगा, चुप करके बैठता है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो आपका पाँव में ठंडा हो गया, उंगलियां ठंडा हो गया, तो गाइड को बताना पड़ता है ना। तो गाइड को बताया तो उससे सॉल्यूशन तुरंत निकलता है ना। करेक्ट, ये करो, वो करो, ऐसे मूवमेंट करो खुद का। एब्सोल्युटली, इसलिए गाइड है। एब्सोल्युटली। और ये मैं, आप जो बात बोल रहे हो, मैं एक एग्जांपल के साथ लोगों को बोलता हूँ। जैसे हम लोग जब भी एवरेस्ट पे थे, कैंप 3 से हमने स्टार्ट किया, 8300 से, मैंने और मेरे दाई ने, वी स्टार्टेड अ बिट अर्ली।
आप और कुंतल 1 घंटे बाद निकले थे, तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया मेरे हाथ बहुत ठंडे पड़ गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मुझे डर लग रहा था, बिकॉज इतने साल से मैं एवरेस्ट के बारे में देख रहा हूँ कि अरे लोगों के फ्रॉस्ट बाइट हो जाते। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरी उंगलियां प्यारी है। सो आई आस्क्ड दाई क्या करूँ, बहुत ठंडा हो गया। तो दाई ने बोला कि क्लैप योर हैंड्स, जोर से। तो मैं उधर रुका एंड आई स्टार्टेड क्लैपिंग माई हैंड्स। आई थिंक 15-20 क्लैप्स के बाद आई इंस्टेंटली स्टार्टेड फीलिंग वार्म। आप जो बोल रहे हो, अगर मैंने छुपाया होता ये सोच के कि अरे मैं वापस मुझे भेज देंगे, तो मेरी उंगलियां भी जाती और समिट तो होना हो, इट डजंट मैटर एनीवेज। समय होने के बाद भी कुछ फायदा नहीं है, इट्स नॉट वर्थ द प्राइस, है ना। एब्सोल्युटली। मुझे इससे एक सवाल मुझे आपसे ना दाई बहुत बात करनी है, क्योंकि you are somebody who has inspired me and so many others here, and इतना variety and wide experience है आपका, बहुत कुछ सीखने जैसा है। लेकिन एक स्पेसिफिक सवाल मुझे आपसे पूछना है। जैसे मुझे एक इंसिडेंट याद है, जब भी हम लोग सबमिट करके कैंप 2 पे आए थे वापस, मैं, कुंतल दाई और आप और फुनरू दाई, हम तो इतना थक गए थे, मैं, कुंतल दाई, हम लोग तो कुछ करने की ताकत ही नहीं बची थी। और आप हमारे कैंप पे आए, आपने पूछा क्या चाहिए। अच्छा, मैं आपको देख रहा था, आप उतने ही स्ट्रांग, उतने ही फिट, उतने ही मेंटली क्लियर लग रहे थे जैसे समिट के पहले थे आप। आपने हमको कॉफ़ी दिया और कहीं से आप स्नो लेके आए, पानी पिघलाया आपने, जब हमें तो शूज़ निकालने के, हमने शूज़ भी नहीं निकाला था, इतने थक गए थे हम। एंड तब हमें एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि एक शेरपा क्लाइंबिंग गाइड का क्या रोल होता है ये 8000 में। सो एज अ शेरपा हु हेल्प्स अदर क्लाइंबर्स अचीव देयर ड्रीम्स, हाउ हार्ड इज इट फॉर यू टू क्लाइंब प्लस डू दी all the work that is needed, including rope fixing और खाना बनाओ, टेंट लगाओ। So आपके पर्सपेक्टिव में फिजिकली, मेंटली कैसा लगता है आपको? हार्ड लगता है कि हाउ इज इट फॉर यू गाइस? नहीं, ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है गाइड का। जब माउंटेन में जो गाइडिंग कर रहा है किसी को, जी, क्लाइंट से ज़्यादा गाइड का थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो उसका हेल्दी भी ज़्यादा रखना चाहिए। खुद गाइड हेल्दी नहीं है, खुद एक्सपीरियंस नहीं है, तो दूसरे का कैसे बचाएगा? एब्सोल्युटली, कैसे हेल्प करे? थोड़ा डिफरेंट होगा मेरे ख्याल से, जैसा क्लाइंट्स या शेरपा एज अ गाइड में। हम शेरपा लोग थोड़ा माउंटेन में जन्म दिया, तो थोड़ा ये हाई अल्टीट्यूड में जो जेनेटिकली थोड़ा अटैच होने के लिए थोड़ा आसान होगा, नेचुरल गिफ्ट है, हाँ, थोड़ा आसान होगा, करेक्ट। लेकिन टाइम थोड़ा मेंबर का भी इस तरह हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसमें डिपेंड है। हम हर टाइम जैसा माउंटेन जो गाइडिंग के लिए कोई भी ग्रुप लेकर जा रहे हो, तो थोड़ा मेंटली, फिजिकली प्रिपेयर होना चाहिए। हम जब बेस कैंप में जाता है ना, तो हम जितना शॉर्ट दरात हो, जो भी हो, लेकिन हम तो काम तो वो तो करना है, क्लियर करना है। जैसा हम समिट जा रहे हो, हाँ, तो मेरा कैपेसिटी है 100, तो वो सारा 100% जो एनर्जी है सब समिट जाते वक्त यूज़ कर दिया, तो आप तो समिट में रह जाएगा, वापस आने के लिए भी चाहिए ना। तो 100 में 60% क्लाइंबिंग में यूज़ करना है, ओके, 40% डिसेंडिंग में। हम हाथ से भी चढ़ रहे हैं, पाँव से भी चढ़ रहे हैं, ये बैलेंस में आ जाएगा, उतना तकलीफ भी नहीं होगा। तो आप वर्टिकल क्लाइंबिंग में जो पाँव को नहीं चला रहे हो, सिर्फ हाथ को झूमरिंग में चला रहे हो, तो आप हाथ तो बॉम हो जाएगा। तो इस तरह करके थोड़ा यूज टू होगा, इस तरह भी थोड़ा इसमें थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन दाई, आपको कभी कभी लगता है कि काश ये जो इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसमें क्लाइंट्स भी थोड़ी हेल्प कर देते खाना बनाने में या कुछ लगाने में? ऐसा लगता है आपको कभी कभी? नहीं, जो माउंटेन में जो माउंटेन एक्सपीरियंस है, सब बंदे का अलग अलग एक्सपेक्टेशन। कोई बंदे सिर्फ देख के इंजॉय कर सकते हैं, कोई बंदे करके इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह अलग है कि कोई बंदे ट्रेन में बैठने से इंजॉय कर सकते हैं, बैठ के ना किसी वो दे रहा है वो खा के इंजॉय कर सकते हैं। कोई बंदे नहीं, अभी मैं ये एलिवेशन हूँ, मैं कुछ करके मैं भी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं इंजॉय ले रहा हूँ, तो वो करके देगा करेगा। डिफरेंट है। आपके एंड से कोई एक्सपेक्टेशन क्लाइंट से नहीं रहता है कि वो मुझे हेल्प करेंगे या थोड़ा हाथ बटाएगा, ऐसा आपके मन में नहीं है? कोई भी गाइड वो नहीं कहता है कि ओके, ये किया तो अच्छा रहेगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा से चलो, अच्छा से सेफ्टी से जो हम बोल रहे हैं वो करके
चला तो वहाँ से बेहतरीन ज़्यादा कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा। दैट्स ऑल यू एक्सपेक्ट। हाँ, ओके। क्योंकि ना कोई गाइड इस तरह होता है कि बिगिनिंग में मैंने ये किया वो किया इस तरह किया, ये टेक्निक ये यूज़ करना है वो करना है, बता जब 6000 से ऊपर जाता है ना वो यूज़ में नहीं आता है। मैं क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट हूँ 8000 में जी। आपका जो काम कर रहे हो उसमें आप 100% एक्सपर्ट हो। मैं आपकी जगह में आके आपको सब सीखने के लिए फिर मेरे और एक ज़िंदगी लगेगा। करेक्ट। सब बंदे सब चीज़ सीख के ज़िंदगी में कभी परफेक्ट नहीं हो जाएगा, एक दूसरे में सीखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे गाइडिंग में भी क्या होता है, जो क्लाइंट्स के साथ जो एक्सपीरियंस है गाइड सीख रहा है तो गाइड का जो जितना है क्लाइंट्स को सिखा रहा है। तो दोनों एक दूसरे का ये लेना भी चाहिए। इस तरह अभी तक चल रहा है। जितना अभी माउंटेन में हमने देखा है कि जितना एक्सीडेंट हो गया ना, एक्सीडेंट गाइड की वजह से तो मैं नहीं बोल सकता। ओके। क्लाइंट्स ने अच्छा से सब कम्युनिकेशन क्लियर किया, जो गाइड का बात माना तो ये कभी इस तरह नहीं हो सकता कि एक टाइम लिमिट रखता है। जैसा समझ लो हम लास्ट कैंप से समिट जा रहे हो। करेक्ट। तो हम सबको एक ही टाइम नहीं बोलते कि करेक्ट। क्लाइंट्स का स्पीड की उसका कैपेसिटी का वजह से हम डिसाइड करते हैं 11-10 बजे लास्ट कैंप से समिट पुश कर होता है रात को। कोई वेरी एकदम स्लो है तो उसका थोड़ा जल्दी निकालना है बेस्ट। करेक्ट। लास्ट कैंप से ना। करेक्ट। जो समिट में हम मैक्सिमम 12 बजे समिट में पहुंचने का टाइमिंग इन द आफ्टरनून 12 इन द आफ्टरनून। हाँ, इन द आफ्टरनून। तो 12 बजे तक में समिट कर सकता है। इसमें हम पहुंच सका तो कोई भी 8000 में हम अच्छा से लास्ट कैंप आ सकता है। नहीं हम अभी नज़दीक में है अभी तक करके जाएंगे बोल के 1 बजे 2 बजे जाता है ना, तो इसका ज़्यादा रिस्क होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, एज अ मे गाइड जी आप क्लाइंट्स जी, तो मैं बता रहा हूँ कि पर्थ 2 घंटे लगेगा। अब समिट देखने में नज़दीक दिखता है लेकिन चलने में तो टाइम बहुत लगता है ना। तो अभी इधर ही है, इतना तक आया हम जाएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ अलग, आप बोल रहे हो अलग जी। तो इसके वजह से होता है कि वो ज़्यादा एक्सीडेंट रिस्क उसमें होता है। अभी ये जो कॉन्वर्सेशन है आई एम श्योर बहुत सारे नेपाल में गाइड्स, इंडिया में गाइड्स, इंक्लूडिंग मैं भी एक गाइड हूँ इंडिया में। नॉट 8000 येट बट 4000 मीटर वाले ट्रैक्स 5000, 6000, 7000 तक मैं लोगों को लेके गया हूँ। इसमें मुझे आपसे क्वेश्चन ये पूछना है कि चलो क्लाइंट्स ने उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी, थोड़ा और 1-2 घंटा पुश किया तो हाउ थिंग्स कैन गो रॉन्ग, वो उनको पता नहीं, उन्होंने पैसा दिया, उनका ड्रीम है। ओके, दैट इज वन एस्पेक्ट। अभी अगर कोई गाइड बोलता है कि 12 बज गए हैं, समिट 2 घंटा दूर है, आपको जाना है, कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि वहाँ पे दे विल प्रेशराइज, एक्स्ट्रा पैसे की लालच देंगे, यू नो, दे विल जस्ट पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर। आई थिंक बहुत सारे गाइड्स दे विल बी लाइक ओके चलो कोई बात नहीं चलो। तो यहाँ पे ऑन गाइड्स लेवल ऐसे टाइम पे उनको क्या करना चाहिए जब क्लाइंट्स प्रेशर डाल रहा है उन पे, जब उन गाइड को पता है कि सेफ्टी कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड, फिर भी प्रेशर में वो हाँ बोल देता है। सो ऐसे टाइम पे गाइड को क्या करना चाहिए? खुद के आराम में बैठना चाहिए। जैसा टाइमिंग जो लिमिट होता है, जो 12 बजे से आगे जो समिट पहुंचना है तो 12 बजे तक में भी समिट नहीं पहुंचा, वहाँ से वापस होना चाहिए। गाइड जहाँ जो भी 8000 में मैक्सिमम ये रहता है, वही ना आपने बताया जो प्रेशर डालेगा जो गाइड का, मैंने कंपनी को इतना पैसे दिया, मैंने ये सबमिट करने के लिए अभी इतना ही है, चलेंगे, मैं आपको इतना बोनस ज़्यादा दूंगा जी। लेकिन जो शेरपा लोग होता है वो एलिवेशन में, डेड जोन में पैसे का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लेता है। मेरे को समर कर दो, आप मर के जा रहे हो लेकिन मेरे को समर कर दो, मैं 10 लाख दे दूंगा। सिर्फ गाइड का, उस क्लाइंट्स का नहीं, सिर्फ वो गाइड का भी लाइफ रिस्क में डाल रहे हो। वो गाइड लोग स्मार्ट लोग है तो वो सोचते कि नहीं, डिसीजन इज डिसीजन, करेक्ट, तो वो किया तो सबका सेफ। गाइड को नहीं माना तो क्लाइंट्स ऊपर चले जाता है, अकेला चले जाता है, लेकिन उसको मजबूरी है कि उसका क्लाइंट्स का पीछे करने का फिर, क्योंकि वो एक अकेला छोड़ के तो नहीं आ सकते नहीं, तो फिर पीछे करना है। तो इसके बाद भी एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है। तो जो वही ना, एक तो जो गाइड जो बोल रहे हैं, जो गाइडिंग रूल्स है उसका लिमिट में बैठ के सब चीज़ किया तो अभी तो सब फैसिलिटीज है, करेक्ट, वेदर रिपोर्ट सब जगह से आता है। एब्सोल्युटली एक करके कंपेयर करके हम वेदर देख के चल सकते हैं। लेट्स से 1953 में क्या होगा, सिर्फ ऊपर आसमान देख के क्लाइंबिंग करता है ना,
जी। तो वो टाइम में अभी से ज़्यादा एक्सीडेंट ज़्यादा क्यों हो गया? इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं था, रोप प्रॉपर नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था जी ना जी। वेदर रिपोर्ट नहीं था। अभी तो सब चीज़ है, गाइडिंग जो रूल्स है वो फॉलो किया तो कुछ भी नहीं होने वाला है। माउंटेन में सब जगह सेफ है। जैसा बिगिनर क्लाइंबर्स वाज गोइंग फॉर एनी 8000 मीटर, 7000 मीटर और 6000 मीटर, बट आई एम सेइंग before you are going for 7,000 or 8,000 meter, you have to be climb any 6,000 meter, or before 6,000 meter you have to train a lot. Yes, and small treks, high altitude वाले किए होने चाहिए. Even let's say you are going for any 6,000 meter climbing, so you have to be go any mountain in base camp. Correct. Let's say in Everest base camp, Maklo base camp, Annapurna base camp. You have to be seeing the nature. Then after you have to be expect for 6,000 meter climbing. Absolutely. So you have to be go 6,000 meter climbing before you have to training. Correct. Then you are enjoying on the mountain. So after that, after the summited for 6,000 meter, you have to be expect another 7,000 meter or less technical 8,000 meter. 8,000. Then you have to be come step by step. But people are, mostly people are thinking, I have money, I have the rich man. I gonna spend this much money. I can do the Everest for the climbing. But it's not true. A very good point, and the question I have here is, see, okay, one part is client wants to climb, they might not know what to do, what not to do, they have the money, now they come to the organizers in Nepal. So is it not the responsibility also of the organizer to ask for experience, and if the experience is not enough, से नो? तो ऐसा क्यों हो रहा है नेपाल में अभी कि एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है? यस, ऑन अ क्लाइंट्स लेवल, फर्स्ट थिंग इज ही शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट एवरेस्ट इफ ही डज नॉट हैव द मिनिमम एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं और कंपनीज एक्सेप्ट कर देती है उनको. तो ये आपके हिसाब से क्यों हो रहा है? एक गवर्नमेंट का एक इस तरह का रूल्स भी नहीं है कि इस तरह जो विदाउट एनी एक्सपीरियंस करेक्ट अबाउट द क्लाइंबिंग माउंटेन में लेकर नहीं जाना का नहीं, इस तरह कुछ बंदिश कुछ भी नहीं है. रूल्स नहीं है. रूल्स नहीं है. ये होना चाहिए, हुआ तो अच्छा होगा, लेकिन वो ये संभव ही नहीं है बिकॉज मनी इज इन्वॉल्व्ड. लेट्स से मेरे को कुछ करना है, मैं खुद दिल चाहता हूँ, तो फिर मेरे को जाना नहीं मिलेगा तो मेरा दिल खुश नहीं होगा ना. तो मेरे ख्याल से इस तरह से होगा, ये वजह से होगा जैसा लगता है. लेकिन ट्रैवल एजेंसी जो कंपनी है, जैसा रूल एक ही है तो बहुत आसान होता था. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो भी आ जाए, जो बिजनेस का पीछे देखता है तो कोई भी बिगिनर क्लाइंबिंग करने के लिए आ रहा है, उसका थोड़ा पूछना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने ये किया कि नहीं. हाँ जी. बहुत कम रेयरली सोचता है. करेक्ट. जो मेरे पास मेरा जितना फ्रेंड है सब वो तो क्लाइंबर है, 1-2 बार जैसा जो आता है ट्रैकिंग करने के बाद आता है. लेकिन मैं उसको भी बता रहा हूँ कि आप जो कोई भी ट्रैकिंग कर रहे हो, एक्सपीडिशन कर रहे हो, 400 से ज़्यादा कंपनी है नेपाल में जो एक्सपीडिशन रन कर रहा है. वाह. तो उसमें थोड़ा पैसे का बार्गेनिंग भी होता है. हाँ, मैंने बहुत देखा. तो समझ लो एवरेस्ट का फिक्स प्राइस कितना होगा, और लोग बोल रहे हैं कि नहीं अब मेरे साथ आ जाओ, मैं इतना में दे दूंगा. फिर मेंबर लोग भी कोई बंदे इस तरह सोचता कि करेक्ट आपके पास भी मैं पूछता हूँ और दूसरा के पास भी पूछता हूँ, दूसरे के पास भी पूछता हूँ, मैं सर्विस कैसे ले रहा हूँ. मैं ये जानने के बाद मेरे को सर्विस क्या मिलेगा, किस तरह क्वालिटी का मिलेगा, यहाँ मेरे को गाइड किस तरह का गाइड मिलेगा, वो नहीं देखते. वो नहीं देखता है. बंदे सस्ता देख के जाता है. तो जब माउंटेन में प्रॉब्लम होता है, इसके बाद फिर कंप्लेन करता है कि ये कंपनी इस तरह है. जो भी एक्सपीडिशन कर रहे हो, पैसे से ज़्यादा उसका गाइड एक्सपीरियंस कैसा है, कंपनी में गाइड कौन कौन है, ओके उसका गाइड का कैपेसिटी किस तरह होगा, सर्विस सिस्टम क्या है. ओके. सिर्फ जो इंटरनेट में वेबसाइट में जो भी डालेगा, किसी को और से पूछो उनका एक्सपीरियंस कैसा था. करेक्ट. क्या था. They should not look at just money but also the things that you mentioned. मेन थिंग्स तो गाइडिंग है. बेस कैंप में खाने के लिए हम नहीं जा रहे हैं ना. हम तो बेस कैंप से ऊपर क्लाइंबिंग करना है. बेस कैंप से ऊपर क्लाइंबिंग करते वक्त मेरे पास मेरा पार्टनर गाइड कैसा होगा, किस तरह का होगा, पैसा अच्छा होगा, अच्छा कंपनी का पकड़ लिया, सेफ्टी का भी ज़्यादा गारंटी होगा, तो
तो सर्विस भी अच्छा मिलेगा, इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मेरे को इस तरह लग रहा है, मैं जितना देख रहा हूँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इस तरह भी इसकी वजह से भी हो रहा है। दाई मैं आप थोड़ा सा इसको दूसरे साइड लेके जाता हूँ बात को। मैं जब भी आपसे मिलता हूँ, एक आपका जो ऑरा है, आपके प्रेजेंस में आके बहुत काम, कंफर्टेबल, पीसफुल इंसान लगते हो आप। आपकी आंखों में बहुत स्थिरता है। तो आप हमेशा से ऐसे थे कि इतना क्लाइंबिंग के बाद माउंटेन्स में जाके ये पर्सनालिटी, ये स्टिलनेस, ये कैरेक्टर डेवलप हुआ है? मेरे ख्याल से बचपन को तो मेरे को इतना याद नहीं था लेकिन मेरे वजह से किसी को बुरा ना हो। जो मैं करता हूँ कि मैंने ये करने के बाद लाइफ में या किसी को मन में इफेक्ट ना हो जाए। समझ लो जब हम पॉजिटिव सोचता है सब चीज़ पॉजिटिव भी मिल जाएगा। मैं मेरा भाई लोग को भी बोलता हूँ कि और बंदे अच्छे होने के लिए खुद अच्छा होनी चाहिए। पार्थ भाई को रेस्पेक्ट किया तो मेरे को भी आपको रेस्पेक्ट देगा ना। तो मेरे को आपको रेस्पेक्ट ही नहीं करेगा, मेरे पार्थ भाई या वो बोलेगा तो मेरे को भी आप वही बोलेगा। दूसरे का रेस्पेक्ट होना चाहिए। मैं यही समझता हूँ कि जितना माउंटेन में मैं अभी तक भाई लोग के साथ काम करता हूँ, मैं खुद का अकेला डिसीजन नहीं लेता हूँ। मैंने ये करो वो करो सब चीज़ मैंने खुद ने बता दिया था। भाई लोग थोड़ा नाराज हो जाएगा तो हम सब साथ में रखते हैं। मेरा प्लान ये है जी, इस तरह करने का मेरा प्लान है, आपको कैसे लगेगा, कैसे लग रहे हो। 6-7 जन के बीच में एक दो ने नहीं ये नहीं होगा इस तरह नहीं बोला तो वो फिर वो करेक्ट नहीं होगा। सब लोग ने हाँ बोल दिया तो वो करेक्ट होगा ना, उसका भी सीखने का मौका, मेरे को भी दिल खुश रहेगा कि ये भाई लोग खुश है अभी करेगा ये लोग। क्या बात है। माउंटेन में जितना दिल खुश रहता है, दिल खुश करता है तो पावर आ जाएगा। एब्सोल्युटली। जब भी आप माउंटेन में जाते हो, डू यू फील मोर पीसफुल, मोर एट होम, मोर नाइस इन द माउंटेन्स कंपेयर्ड टू सिटी? कैसा आप पहाड़ों में जाते हो तो कैसा महसूस करते हो आप आज भी? बहुत इंजॉय कर रहा हूँ माउंटेन में क्योंकि ये मेरा एक पैशन है ना। कोई सोचता है कि बार बार एक ही माउंटेन में क्यों, आपको तो अभी भी बोर लग रहा होगा इस तरह सोचता है ना। लेकिन हमको इंजॉय कैसे मिल रहा है, लेकिन वहाँ का सुंदरता, अलग क्लाइंट्स के साथ, जब हर माउंटेन में हम अलग अलग बंदे के साथ क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो अलग बात, अलग एक्सप्रेशंस, डिफरेंट नहीं लग रहा है कि मैं हर टाइम जैसा पहला लग रहा था अभी भी उस तरह लग रहा है। नेचर वही होगा लेकिन फेस अलग है, एलिमेंट्स अलग आ गए उसमें, सब अलग अलग बंदे के साथ ना, तो अलग अलग कंट्री का बंदे होता है। वाह। तो दाई एज अ गाइड, जैसे मैं इस बार मैं आया हूँ नेपाल, 50-60 ईयर ओल्ड्स को एवरेस्ट बेस कैंप लेके गया था एंड उनको बेस कैंप पे पहुंच के देख के, आई वाज सिटिंग ऑन द रॉक ऑन द साइड एंड सब रो रहे, एक दूसरे को गले में लगा रहे। वो देख के एज अ लीडर आई फेल्ट मोर ब्यूटीफुल देन जब मैं एवरेस्ट के समिट पे खुद के लिए पहुंचा था। तो मुझे आपसे ये पूछना है, जस्ट थिंक अबाउट इट, आप एवरेस्ट समिट पे, अन्नपूर्णा समिट पे, आमा डबलम और बाकी जो भी 8000 है वहाँ पे, यू मेक सो मेनी क्लाइंट्स रीच देयर। एज अ लीडर what do you feel when you see that? तो हम जब माउंटेन में जाता है ना तो कुछ ना कुछ ड्रीम लेकर जाते हैं। हम एक ही माउंटेन में बार बार जाते हैं लेकिन डिफरेंट ड्रीम्स लेकर जाते हैं। मैं एक अकेला को क्लाइंट को गाइडिंग कर रहे हो तो एक ही को महसूस होगा, लेकिन एक ड्रीम जो लीडिंग कर रहे हो उसमें बहुत बंदे होगा, 4-5 बंदे होगा, लेकिन एक जब टीम जो सक्सेस होगा ना सबसे खुशी वहाँ पर मिलता है। एक का क्लाइंबिंग करने से ज़्यादा सब टीम जब एज अ लीडर बन के जो एक्सपीडिशन लीड कर रहे हो जी, तो जब टीम सब अच्छा से समिट हो गया, 100% हो गया, तो उससे ज़्यादा खुशी कभी भी नहीं होती। हम मेरे वजह से हम सब मिलके ये किया क्योंकि ड्रीम अलग अलग था लेकिन एक ही साथ में सब सक्सेस हो गया ना। सो मेनी स्टोरीज, सो मेनी ड्रीम्स कमिंग टुगेदर एंड थ्रू यू। क्या बात है, आई कैन कंप्लीटली जी। एंड I'm sure this story everybody wants to know. How did you meet Nims Dai and how did the collaboration, the partnership happened in your life with him? We know each other since 2013. So he's came for the first climbing for Everest. Then after that we were as a different teams, but we climbing as the same mountain several times. And finally as a partner banke 2021 जब हम K2 विंटर जोन एक्सपीडिशन गया था तो निम्स दाई ने बोला कि हम एज अ पार्टनर बन के, एक बिजनेस पार्टनर बन के काम करेंगे। तो सोचा ठीक है,
एज अ भाई बन के ना मेरे को इतना प्यार लगता है कि क्योंकि फैमिली अलग अलग फैमिली से हम 3 बंदे हैं, लेकिन हमको इतना कंफर्टेबल लग रहा है कि हम इतना एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहा हूँ कि दाई एज अ हम पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ये इस तरह कभी नहीं सोचता हूँ। एज अ एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एज अ भाई जो होगा होगा, जो आएगा आएगा, लेकिन हम अच्छा करने का, अच्छा थोड़ा बेहतर करने का, कैसा थोड़ा चेंज लेकर आने का। जैसा समझ लो जितना क्लाइंट्स लोग पे करता है बेनिफिट तो हो जाएगा, काम करने के बाद कुछ तो मिलना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन मिलने से पहले उसको सर्विस भी देना है ना। तो हम इस तरह करके थोड़ा चेंजेस ले रहा हूँ। जितना अभी माउंटेन में हम जितना होगा थोड़ा लर्निंग प्रोसेस में भी है, स्टेप बाय स्टेप सीख रहा हूँ। पहला हमारे पास ये बॉक्स टेंट का सिस्टम नहीं था, बॉक्स सिस्टम लेकर आया। बॉक्स टेंट मतलब बॉक्स टेंट जैसा इंडिविजुअल के लिए हाँ, जो बेसके में लगाता है। पहले हम B25 छोटा वाला टेंट लगाता, उसमें भी हमने किया है, खुश था। उसमें थोड़ा बंदे उठ के सब अच्छा से हार्नेस ये सब पहन नहीं सकता है, इसके लिए हमने वो बनाया। So you were the first guys to introduce that? सब एक ही साल में कर रहा है ना, जैसा हमने बनाया, दूसरा कंपनी ने बनाया, दूसरा कंपनी ने बनाया। कॉन्सेप्ट इस तरह आ गया है कि सिर्फ हम नहीं, जितना क्लाइंबिंग कम्युनिटी में जितना बंदे हैं सब लोग ने पहले से थोड़ा अलग होना चाहिए। जैसे पहले B25 यूज करके, जैसे बेस कैम में यूज करके, जो कैंप 1 में भी वही, कैंप 3 में भी वही, इस तरह करता था ना, एक ही बेस कैम में भी। लेकिन जो बेस कैम है उसमें थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, ऑफ कोर्स, थोड़ा रिलैक्स, इट्स होम, लाइक फील होम। थोड़ा चेंज लेने का कोशिश किया। अंदर भी बहुत चेंज हो रहा है। हीटर, प्लाईवुड अंडर द टेंट, हीटिंग ब्लैंकेट, तो वो जनरेटर से थोड़ा पोल्यूशन ज्यादा होगा, इसलिए सोलर सिस्टम लेकर आया। थोड़ा चेंज होना चाहिए, इसलिए जो आप कर रहे हो आपने देखा है, मैं सीख रहा हूँ जी। तो आपने डेवलप किया, मैं भी वही करना चाहता हूँ कि मैं भी डेवलप करूँगा। मैं भी मेरे क्लाइंट्स को यही सर्विस, एक दूसरे से सीख के थोड़ा डेवलप हो रहा है, सब चीज़ का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरा कंपनी का ये है उसका कर रहा हूँ। जितना मेरे को पता है, मेरे को नॉलेज है, मैंने किया, मैंने रख दिया, मेरे को किसी को दिया भी नहीं। तो जब मैं गया, वो भी गया साथ में, वो भी गया, किसी को कुछ भी नहीं मिला। एक कंपनी से एक विजन निकाला, और से सीख जाएगा, और को सीख लेगा। वो विजन क्या था कंपनी का जब आपने ये पार्टनरशिप में आए? तो व्हाट वाज दैट कोर प्रिंसिपल जिसके आधार पे ये इतना बड़ा अभी आपका काम चला है? विजन तो यही है कि हम थोड़ा चेंजेस कर सका तो अंग्रेज लोग जो नेपाल में आता है, इसके वजह से सबको बेनिफिट मिल जाएगा। जो नेपाल को जितना एयरपोर्ट से टैक्सी, ट्रैवल, होटल, पोर्टर, एवरीवेयर, हम खुद तो कमा के हम किसी को दे तो नहीं सकते। हम कुछ एडवर्टाइज करें, हम किसी को मोटिवेशन दें, इसके वजह से नेपाल आ जाए, सब लोग को, सबको पॉकेट में मनी पैसा जाएगा। हम खुद का भी कमाना है, दूसरे के भी आ जाएगा। तो इसलिए भी हम थोड़ा इसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस हो गया। जैसा निम्स दाई बोलते हैं कि मिंगमा अकेला के लिए नहीं सोचने का, एक दूसरे का भी सोचना पड़ेगा। हम तो एक दिन तो मरना है, जितना भी पैसा हो मरना तो है, लेकिन कुछ तो करके मरना पड़ेगा, कुछ तो कंट्री का दे के मरना पड़ेगा। हमने ये विजन था कि हम ये टूरिज्म थोड़ा डेवलप करेंगे, हम थोड़ा एडवर्टाइज करेंगे, इसके वजह सबको अच्छा, नेपाल में अच्छा टूरिज्म डेवलप करेंगे, यही विजन था हमारा। Absolutely, and I will tell you one thing, as somebody who looks at Elite Exped as a company, as a outside perspective मैं आपको बोलता हूँ, it looks very elegant, very systematic, extremely professional, है ना? ये बाहर से ये perspective है। The question I want to ask here is, you are 3, you, Nims Dai and Mingma David जी, what are your roles in the company? कंपनी में मेरा रोल, उसका रोल इस तरह अलग अलग तो नहीं है। ओके, एक की बन के ग्राउंड लेवल में काम करना है, बैठ के करते। ओके, समझ लो हम तीनों ज़्यादा से ज़्यादा फोकस गाइडिंग में अच्छा से सर्विस देने का कोशिश कर रहा हूँ। जितना हमारा ग्राउंड स्टाफ है, सबसे ज़्यादा उसका काम दे रहा हूँ कि ये लाइन में आप करो, ये लाइन में आप करो, ये आपका काम, ये आपका लाइन का काम, ये सब डिवाइड किया है। लेकिन हमारा रूल्स होता है जो टॉप लेवल में कैसे डिसीजन करने का, कौन सा टीम कौन सा डेट में रखने का, कैसे, ये सारा डिसीजन ओवरऑल ही होगा। लेकिन मेनली हम तीनों अभी तक थोड़ा ज़्यादा माउंटेन में फोकस कर रहा हूँ। जो क्लाइंबिंग लोग आ रहा है
तो उसका साथ बैठ के थोड़ा कम्युनिकेशन करके You personally go there on the base camp. Still we are climbing as with the clients. Correct. As well, yeah. Yes, I know. Absolutely. निम्स दाई भी वही कर रहा है, मैं भी वही कर रहा हूँ, डेविड भी वही कर रहा है। हमने ज़्यादा जो 14 पीक जो क्लाइंबर्स जो करने चाहता है, जो आ रहा है का थोड़ा अच्छा से ध्यान दे के, थोड़ा अच्छा सर्विस देने का, थोड़ा क्लाइंबिंग स्किल सिखा के करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। जो कुछ करने के लिए कुछ मोटिवेशन तो चाहिए ना। करेक्ट। अभी तक हम इस तरह कर रहा हूँ, तो हमारा रूल, इसका रूल ये है, इसका रूल इस तरह नहीं है। Okay, everybody has seen 14 Peaks on Netflix. Nims Dai is now one of the biggest names in the mountaineering industry, not just in the Himalayas, but in the world. Yeah. And it's a very beautiful thing that out of all the white climbers also, they are great and they've done some amazing climbing. मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूँ. There's no doubt. But the biggest name in mountaineering now is a Nepali, which is a very beautiful thing, and that's why people are so fascinated with Nims. When we see him in the movie, looks like a very intense, very sharp, very focused guy. How is it working with Nims? Personal life में वो कैसे है? As a friend, as a business partner, what are the things you speak about? And कैसा है उनका presence और काम करने का तरीका? काम करने का तरीका तो गाइडिंग में बहुत अच्छा है। जैसे हम समझते हैं कि बाहर से उसका एक्सपीरियंस तो अभी वो तो बिगिनर है ना, वही 2013 से आया है, जो समझता है तो उसमें बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो ने स्ट्रगल किया है स्टेप बाय स्टेप। उसका थोड़ा डिसीजन अभी बोला अभी होना चाहिए, ओके, एक्यूरेट होना चाहिए, ओके, नहीं वो लाइफ में वो होना भी पड़ेगा। तो समझ लो 10 बजे पहुंचना है, ओके, तो 10:30 को पहुंचा तो आधा घंटा तो गुजर गया ना। टाइम टू टाइम एक एक्यूरेट टाइम अच्छा, वो बहुत इम्पोर्टेंट, वो फॉलो करता है, ओके, उसको फॉलो करना चाहिए सबका जी। तो डिसीजन उसके एक्सपीरियंस के आधार से एक्यूरेट करता है, क्योंकि उसका सब चीज़ मालूम है कि थोड़ा थोड़ा जो प्रॉब्लम, जो बॉडी में प्रॉब्लम होगा, वो कुछ भी नहीं समझते, ये हो जाएगा, ये होते रहता है, मिलिट्री स्टाइल, मिलिट्री माइंडसेट, कुछ भी नहीं है। नहीं, खुद का उस तरह समझता, दूसरे का एक अच्छा से ख्याल रखता है, दूसरे का खुद से ज़्यादा दूसरे का खुश रखना चाहता है। ने जो क्लाइंबिंग कम्युनिटी में जितना किया है, करेक्ट, और नहीं किसने किया, लेकिन सब बैकग्राउंड में किया है। अभी जितना किया उसने कौन आगे बोल के मैंने ये किया वो किया, किसने कहा है? He brought mountaineering to people who have no idea about climbing mountains. That's a very big contribution for the mountaineering community. Let's say Krishna Hervila 14 peak कैसे आ गया, किसने सिखाया, वो आइडिया किसने दिया? Simple. The first is first. First is first. Because the previous record was 8 years. Okay. From 8 years you can bring it down to 4 years, 3 years, still possible. But to even think that in 6 months you can do it, that idea itself, that's where the shift happened. Yes, of course, now 6 months happened, 3 months happened. I'm sure 1.5 months will also happen in the future. We respect both, but we respect both. Why do you think, Daisy, we live in the times of social media now? You know, I call them keyboard mountaineers who have never been to mountains, but they have opinions about everyone who climbs mountains. A lot of these people criticize the climbing style of Nims, like he took heli, or they just say that he is arrogant. Like, why? As you said, and as I've also met him once or twice, I realize he's a very emotionally, very caring person. Now, why do you think these people have this perception of Nims that he's like this, is like that? This is now 2023. Correct. This is not like 1953. So this is easy to realize. So there's like possibility, there's like service. So there's heli, so they can use heli. If there's no heli, they would walk. I got a call from Kuntal Dai in 2021 winter that Mingma Dai is going to K2 in winter. I'm like, whoo. Then I was following the expedition and I saw that you went with Nims. You were a team of 10 people who did this historic feat of climbing K2 in winter, which was the last 8,000er remaining to be climbed in winter. And I was looking at the post of Nims and यहाँ वहाँ से थोड़े updates जो आ रहे थे. And I saw that you from, I think you can correct me if I'm wrong, from Camp 4 to Summit,
You single-handedly fixed the ropes there. How was K2 winter, Dai? How cold was it? How was it different than normal K2 expeditions which you've been on before? Totally different, which is we expect. So normally, let's say, things like in the spring, in the summer, normally we use like a first layer and just we use for the down suit. Down suit, okay. But at the moment, first layer and we put like a down pant and down jacket as well, and we put it in down suit. Oh, Still not enough for the warm. how much temperature conditions were you facing? Not all the time, Yeah, but yeah. there's sometimes like minus 63, more than 63, 65. Yeah, I didn't get any heaven, but there's some my friends got like a Frost nip. frost nip and hand as well, and finger Okay. and feet and cheeks as well. Quite hard. Then I'm sure. normally the other seasons. Yeah. Yeah. Not I'm saying I fix it all the way to summit. Okay. Without any help, you know. But you know, I did it. Say so from Camp 3 to till Camp 4, Mingmaji, and there are some other guys as well, and myself. We went to fix till Camp 4. But from the halfway to till Camp 4, Mingmaji gonna leading. Okay. After that, we were gonna stop in Camp 4. Then we turned back in Camp 3. Okay. In the evening, the same day in the evening, we went again for the summit push. We don't have any plan. Who gonna fixing in the front? Okay. So finally, there's nobody in the front. So I'm front in the camper. So I took some rope off. I put some rope in my backpack. So let's go. So we're not gonna guiding anyone there. So we are going on to one. So we are going ourselves, you know, just looking for friends. So we will continue. Even from Campo to till the vertical rocky part, till there we didn't fix that line. Okay. So it's like a slow bridge line. We climb without rope. After the vertical part, all the way fixed line. Yes, I did until summit. क्या बात है. Was it hard? Yeah, I said it's totally different than other season. Because of the cold? Cold and mostly in blue eyes in the traverse and the bottleneck, all the way in the bottleneck parts. The snow ice conditions were different. Totally blue ice. Hard. Yeah, not hard. It's like blue ice, you know, like a marrow. Yeah. Yeah. Wow. So after the shoulder, it's fine. Yeah. It's no more. Then after that, we find the hard snow. It's easy to climb. Cut. Yeah. Absolutely. And we saw the video of K2 Winter Summit. All 10 of you, arms in arms, brothers, walking together and singing Nepal's national anthem. That's the man movement. Whose decision was that to walk together and to sing Nepal's national anthem? This idea comes from the Ninstai. Okay, and that was, I think, the most beautiful summit video I've seen of anybody. Is there gonna be a documentary on K2 Winter Expedition, Dai? It's coming soon. Really? Yeah. Not soon. It's gonna take 9-10 months. Oh, just 9-10 months? Yeah. Okay. Editing. You've climbed 12 out of 14 8,000ers. Choyu and Shishapangma are remaining. How has it been, these 12 peaks for you so far? How has that journey been? In the beginning, it's like so hard. Now, now I feel normal. So because I'm 9 months, I was in the mountain, climbing different mountains. So I feel like normal. Even I did like 10 times for Everest. Yeah. 3 times for Lhotse and 7 times Manasolu. So even the only Kanchenjunga is my only one summit. Okay. And Kanchenjunga and Broad Peak. The rest other I did twice, Multiple 3 times. All are multiple times. I didn't get chance for climbing Choyu and Shishapangma. You will get it done, I'm sure. I hope. When we go on these 8,000 meter expeditions, not even 8,000, as any even small trek, things can go wrong and we may lose our lives or get permanently injured. Now, when you go for these expeditions, do you have this thought in mind? Does it scare you a bit? Does it make you a little bit careful about the possibility that things can go very wrong? We cannot fight with nature.
this 100%. Also, when I was in 2009 in K2, at that moment, there's very less people are going for climbing. Very few people. Because of the 2008, there's got big accident in K2. Correct. At the moment, we are only 2 Sherpas there. And the little experience, because I did several other mountain as well before the before the K2. Okay. The last moment we fixed it all the way, fixed line Campo a week ago. So, but at the moment, there's below the Campo, there's very small crevasses. I seen very small crevasses. We are crossed at the same way. After the week, we went again for the summit push. What happened? We have so heavy load for the oxygen, food, personal gear, cooking pot, gas, for everything in my backpack. So when I was there after the week, its crevasse was like quite bigger, this kind of cap. So I said I cannot do pass. Yeah. So I said on the left side I seen there's no crevasse. I connect with the rope. I put the zoomer. I say one guy behind me, so you have to take out the anchor. You have to traverse it from there. Yes. I'm gonna traverse from here. Okay. Because I don't want to go down because of the quite deep snow and heavy load. So I went traverse. After the 3 step, which is I stand the place, it's going to block. And it went into crevasse. So I swam like swing. I couldn't see. I cannot see nothing. The bottom. Yeah, big crevasses. So hard to get out. How did you get out? I have some snowbar and the bamboo. Okay. On my Yes. side of the backpack. The snow comes like a slope. This much slope. After that, it's so big, deep crevasse. I couldn't see anything. I took out the bamboo and snow picket. I put it there. All ices, because of the snow goes inside the cliff. I could not take out. After so many trying to take out. So finally I put it in my backpack there. Put on the backpack. I jump. Then I loosed for my zoomer. Then finally, I came out. I take a break 10 minutes outside the crevasse. I must take out my backpack. It's still in the crevasse. Yes. So I went again. I took out. We spent around 6-7 hours in Campo. After that, we climbing continue 10:30 till 12 p.m. for next day. Huge this much. 14 hours almost. Yeah. So still we didn't get to summit. Okay. After that, we decided to turn back. So finally, we turned back from up to the bottleneck, 8,810 meters. Okay. We turned back. It's 2009. So that's why I'm remaining still the elevations. After that, we have all clear. There's no able to get summit because of the weather and the snow conditions. So because of the manpower, because there's only 2. We are 2. It's very difficult. So my partner was a beginner. Okay. He cannot try. Correct. After that problem, I went down. Finally, just 200 meters to get the ABC. Okay. I got an avalanche. So when I take out my safety from the fixed line, after that the avalanche comes like sugar snow comes avalanche around 200 meters. I'm in the avalanche. So luckily my head goes on the right side. If my head goes to the left side, I think there's a normal chance. Worst expression and bad experience, how to say. So is that the only time you faced twice on the same expedition? Yeah. So after that, was there any moment on any expedition when you were caught in an avalanche or when you came very close to death? No, after that I didn't. Wow. I didn't get that kind of risks. Yes. So after such a thing happening, like for example, we met on Annapurna 1, and I want to bring up that story because you came in like 10-15 days after the official expedition started. Until then, the mood at base camp was very dull. People were talking about avalanches and weather, and rope fixing was not coordinated or in place. It was all confusion, and we didn't know if we will be able to make it. And then you came and you brought in energy of clarity and confidence. Okay, I am here. You didn't say that,
but just you brought that energy and mindset with you that okay, I'm here, let's see what to do. Before reaching the summit, you ran out of fixed ropes, and then people were passing their slings and fixed dynamic ropes, I think, to fix the line, and you made it happen. How was leading rope fixing team for the first time in 2021 on Annapurna for you? क्या हुआ था वहाँ पे? मैं किसी को गाइड नहीं कर रहा था. Yes, you came for your. Yeah, that's why I'm very comfortable to climb there. Correct. Because without any stress, Responsibility. Without any responsibility as well. So it's the only one mountain I climb it without guiding. Yeah. So wow. So this I'm enjoying a lot there. Yeah. He's putting it lightly. The people who were there, they told me how driven. I mean, in their perception, you looked like आपके अंदर माता आ गई है, लेकिन करना ही है कुछ भी करके. रस्सी खत्म है तो तुम लोग 2 रस्सी क्लाइंट्स को बोल रहे थे आपकी, उसको जोड़ के आपने फिक्स किया, एंड दैट जस्ट शोज हाउ अमेजिंग यू आर. हाँ जी, नहीं वो तो करना ही था. हाँ, तो सेफली क्लाइंबिंग करना है तो ऑल द वे फिक्स लाइन तो समिट तक तो चाहिए ही था ना. हमने एक्सपेक्टेशन किया था तो वो रस्सी काफ़ी नहीं हो गया. करेक्ट. क्योंकि जो कैलकुलेशन करता है कभी कभी रास्ता लंबा हो जाता है ना, घूम के जाना पड़ता है. के पास मेरे को पता था कि सब गाइड के पास गाइडिंग रोप है. तो सब ने कलेक्ट भी किया तो जोर के चारों लगा के. Must have been so beautiful to all come together and find a way. जी. आप अलग जगह से और जगह से, मैं और जगह से, लेकिन जब एक ही माउंटेन में जा रहे हो, एक ही बेस कैंप बैठते हो, एक ही गोल है, तो गोल भी एक ही है. तो हम समझते जब एक माउंटेन में जितना 1 महीने 2 महीने कितना दिन बैठता है, एक ही फैमिली. आपके पास है तो मेरे को मांगना है, मेरे पास है तो आप मांगना है. करना तो है ना. आखिरी एक सवाल मैं आपसे पर्सनल एडवाइस मांगना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ. कल भी इसके बारे में बात हुई थी, लेकिन क्योंकि ये कन्फ्यूजन है मेरे लाइफ में अभी. बिफोर क्लाइंबिंग एवरेस्ट फॉर 9 years, फॉर मी इट वॉज एवरेस्ट. I thought that after I climb Everest, life will be completely satisfied and it will be just perfect after. It was very beautiful, a life-changing experience. बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ पे, और आज भी as I grow, उस experience से उसको देख के I'm able to learn more things as I grow. लेकिन जो एक ultimate satisfaction वाली जो एक expectation थी, वो नहीं हुआ. I love climbing mountains, but I realized that climbing mountains is not what will get you to your ultimate. पहाड़ क्लाइंब करने की भी इच्छा नहीं हो रही उतनी. हाँ, पहाड़ से प्यार है. तो ये जो कंफ्यूजन है, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? वो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या चल रहा है ये मेरे लाइफ? करना है, लेकिन कहाँ पर जाके मैं खुश होगा, क्या करके खुश होगा. जैसा अभी आपने एवरेस्ट भी किया, अभी भी खुश नहीं मिल रहा है. तो अभी आपने बहुत, इसके बाद भी बहुत कर रहे हो, अभी भी उतना थोड़ा कंफ्यूजन है. मैं तो समझता हूँ कि कोई बंदे घर में बैठ के भी खुशी मिलता है. हम जितना दगुर रहा है ना, सब खुशी के लिए चाह रहे हैं हम ना. यस. कोई बंदे बीच में बैठ के खुशियाँ मिलता है, कोई घर में बैठ के, कोई कहीं पर घूम के. लेकिन मेन गोल जो एक पॉइंट तो होगा ना, जो हम करना चाहता है, पहुँच के कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप तो लगाना है ना. तो वहाँ तक तो करना ही है. मैं तो ये कर रहा हूँ कि मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, किसी को पीछे भी नहीं दौड़ता हूँ. मैं खुद की जगह में. अभी मेरे को खुशी लगा, अभी मैं जैसा समझ लो मैं एवरेस्ट बेस कैंप जाके मैं खुश होगा, तो मैं एवरेस्ट बेस कैंप में जाऊँगा. एवरेस्ट चढ़ने का मैं दिमाग से निकाल दूँगा. जैसा मैं ओलंपिक चढ़े तो सिर्फ ओलंपिक जाऊँगा, मैं एवरेस्ट बेस कैंप जाने का दिमाग से निकाल दूँगा ना. तो खुशी वहीं पर मिलेगा. समझ लो मैंने ओलंपिक किया, तो आपको भी करना ही है, तो ये दिमाग से निकाल दिया तो आपको खुशी मिलेगा. तो फिर सोचा कि पार्थ भाई ने ओलंपिक कर लिया, मैं भी करना है, उसने किया तो मैं क्या है, मैं भी करना है, वो तो करके दिखाऊंगा. तो जब ये होता है ना, खुशी कभी भी नहीं मिलेगी. मैं दूसरे को भी ये बोलता हूँ कि आपसे नीचे को देखो, ऊपर को मत देखो, आपको खुशी मिलेगा. नहीं तो उसने ये किया, वो किया, मैं भी करना है, वो देयर इज नो एंड टू इट. कभी भी वो एंड नहीं होगा, कभी भी खुशी नहीं मिलेगा उसमें. एंड ये जो आप बोल रहे हो, बहुत लोग ऐसे ही बोलते, एडवाइस देना सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये जो आप बोल रहे हो ना, मैं सीधा आपकी आंखों में देख रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि आप जो बोल रहे हो ये आपके लिए बिल्कुल सच है. आप बिल्कुल वैसे हो. स्टार्टिंग में मैंने कहा था, एक कामनेस, एक खुशी, एक क्लैरिटी है आपके लाइफ में. आई थिंक ये इसी की वजह से है कि आपने
ये रियलाइज किया मेरा अपना रास्ता अलग है, किसी से कंपैरिजन में नहीं जीना है. एंड आई थिंक मैक्सिमम लोग यहीं पे फंस जाते हैं, इंक्लूडिंग मी. अभी हमने करना है, लेकिन जहाँ पर खुद का खुशी मिलता है वही करना है ना. जैसे आपको एवरेस्ट बेस कैंप करके अच्छा खुशी मिलता है तो वहाँ से ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करना है. कोई भी छोटा जगह में जाके 2 बंदे जाके घूमो, आपको वहीं पर खुशी मिलता है तो उससे ज़्यादा और क्या ढूंढ रहे हो आप. शॉर्टन लाइफ में खुशी होना सीखना चाहिए. बहुत छोटी ज़िंदगी है. छोटे ज़िंदगी है. अभी लेट्स से 30, 35, 40 हो गया, अभी भी आधा ज़िंदगी है बोलते हैं ना, आधा लाइफ है बोलते हैं ना. आधा नहीं होगा, आधा तक अच्छा से जिएगा, आधा से उधर तो लाइफ के 50, 60 इसमें तो वो सोर्स होता है ना, डाउन हिल है वो जब ऊपर चढ़ता है अच्छा लगता है, जब नीचे जाता है ना तो थोड़ा तकलीफ ज़्यादा, मेंटली इफेक्ट ज़्यादा. हम तो जाना ही है, वो रास्ता तो एक ही है सबको. तो ये जो प्राइम टाइम है उसको अच्छे से जीना जरूर अच्छे जीना ज़रूर है. तो जो शॉपकीपर, जो बिजनेसमैन जैसा जो कोल्ड स्टोर में जो बिजनेस करता है, मैं कभी कभी देखता हूँ कि मैं जो ये कल्चर में बैठा हूँ, सुबह से शाम तक पैसे गन के बैठता है. एक बंदे आता है और खरीद के लेकर जाता है, वो पैसे लेता है. वो करते करते मैं 2-3 साल से वही देख रहा हूँ वही कपड़े में. तो कपड़े फाटने के लिए तो काम करना पड़ता है ना, उसका रगड़ना चाहिए. तो एक ही कपड़े में 2-3 साल तक जिंदगी चले जाता है. वही पैसे गन के. तो उतना पैसा है उसके पास, लेकिन भी अच्छा कपड़े नहीं लगाते वो. उसके दिमाग में नहीं है ना, सिर्फ वो पैसे के पीछे तक हो रहा है. एक ही जगह में बैठता है ना, वो नहीं देखता है. तो देखने के लिए तो चलना पड़ता है ना, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन भी मैं खुश हूँ. मैं तो अच्छा कपड़े पहन के अच्छा कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह में तो घूम रहा हूँ, उसका सिस्टम देख रहा हूँ ना, अच्छा कल्चर देख रहा हूँ. लेकिन उसका ज़िंदगी है वही पैसे के पीछे, वही जगह में, वही कपड़े में. तो वहीं से मैंने सीखा कि लाइफ एक बार आता है, दोबारा तो आता है कि नहीं किसी ने देखा है. जितना एक बार आया है खुशी से जीना है, खुशी होना सीखना है, कि एक दूसरे का ईगो नहीं. मिलने वाला क्या है. अभी तक इतना साल हो गया मैंने किसी के साथ झगड़े भी नहीं किया, किसी ने मारा भी नहीं. इस तरह करके मैं भी समझता हूँ कि खुशी होने के लिए, समझ लो आपने कुछ बुरा काम किया तो मैं तो आपने बुरा काम किया है कि नहीं मैं तो नहीं देखता हूँ, लेकिन आपका मन में तो है ना, तो वो तो धोने से भी नहीं जाएगा, पकाने से नहीं जाएगा. तो वो ना होने के लिए तो शांति रहना चाहिए. क्या बात है. एंड आई थिंक लाइफ में 1000 चीज़ें हैं जिससे मुझे खुशी मिल रही है, लेकिन फिर भी आंखें वही है जो नहीं है मेरे पास, है ना. यहीं पे आई थिंक और बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं. एंड आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन के बाद लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज विद इन माई सेल्फ. जो मैं जितना बोल रहा हूँ, मैं जो खुद समझ रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यही मैं बता रहा हूँ आपको. यस, यू आर डूइंग इट. हाँ, बहुत कम लोगों के आंखों में इतनी शांति दिखती है मुझे जितनी आपके आंखों में दिखती है. एंड इसीलिए मैंने आपको ये सवाल पूछा कि हर इंसान की इच्छा होती है कि ऐसी शांति और खुशी और स्टेबिलिटी में पहुंचे विद इन देमसेल्व्स. फॉर एंडिंग दिस conversation, to end it on a light note, do you know what rapid fire is? Rapid fire questions. क्या लगता है आपको क्या है वो? ये मेरे को Quick questions, quick answers. Simple, just to know some details about your life. जैसे for example, first question, what is your favorite food, Dai? Okay, दाल भात. दाल भात power 24 hour. In your eyes, what is your biggest weakness? मेरा वीकनेस है जल्दी एक दूसरे का. आई बिलीव इजीली. यू बिलीव पीपल इजीली. भरोसा कर लेते हो. ओके. एंड व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? खुद का मेंटली स्ट्रांग. व्हिच इज योर फेवरेट माउंटेन टू लीड अ ग्रुप टू? इट्स Manasolu. व्हाई? It's less technical and more enjoyable for beginner clients. Okay. Apart from 8,000 meter mountains, which is your favorite mountain to lead on a 6,000 or a 7,000? 8,000 को छोड़ के. Marafik and Labuche. Okay. अगर time travel possible है, तो which is that mountaineering expedition of the past which you would like to be a part of? Should be 14 Peak. Oh, with Nims? Yeah. Okay. अगर आपके life पे I'm sure movie बनेगी, which is that actor
जो आप चाहोगे कि आपका रोल प्ले करे, हु शुड बी मिंगमा तेंजी, विच एक्टर? Should be सलमान खान. सलमान खान. ओके. विच इज योर फेवरेट मूवी? कभी हो या ना, कभी नहीं, कल हो ना हो. कल हो ना हो. कल हो ना हो. Yeah. ओके. शाहरुख खान फैन ना? Yes. विच इज योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? अगर छुट्टी मनाने जाते हो, कहाँ जाते हो आप? I wish Switzerland. Switzerland. Yeah. Which is the first thing you notice in a person when you meet them first? Personality. ये किस तरह होगा, इतना डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन इतना तक मैं सोचता हूँ. Okay. If scientific logic, resources, पैसा is not a limit, what is that one crazy thing which you would like to do? मेरे को इसमें कुछ में ध्यान नहीं है. मेरे को ये करना है, मैं इस तरह बनूंगा, उस तरह बनूंगा, मेरे को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन मेरा छोटा मम्मी है, मेरा मम्मी का छोटा बहन है, 2 तिब्बत में एक विजिट करने का, एक मेरा दिल से ये चाह रहा है. Wow. वही है. क्या बात है. क्योंकि वो दोनों मॉन्ग है. उसका थोड़ा घुमाने का, थोड़ा विजिटिंग करने का, कराने का, अच्छा बराबर रहा तो वो एक गोल है. बाकी मेरा खुद पर्सनल के लिए मैं ये करूँगा, वो करूँगा. जो जिंदगी है जैसा है चलते रहेगा. ये खत्म करने से पहले, इज देयर एनी एडवाइस विच यू वुड लाइक टू गिव टू पीपल हु आर लिसनिंग? मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस इज पीपल हु आर एस्पायरिंग टू क्लाइंब माउंटेन्स, जो हमारी बातों से कुछ सीखना चाहते हैं, सीख रहे. इज देयर एनी लास्ट एडवाइस विच यू वुड लाइक टू गिव देम? जो मैंने किया, जो अभी तक कर रहा हूँ, मैं आपको भी वही बताऊँगा. उससे ज़्यादा तो मेरे को पता भी नहीं है. तो जो ट्रैकिंग, जो एक्सपीडिशन पीक जो आ रहा है, आने से पहले उसके लिए थोड़ा रिसर्च ज़्यादा करो. जैसा आप एवरेस्ट बेस कैम्प आ रहे हो तो एवरेस्ट बेस कैम्प में क्या क्या है, पहले डेस्टिनेशन में क्या है, कितना एलिवेशन है, क्या व्यू है, इसके बाद दूसरा एलिवेशन में क्या है, ये सब आपने रिसर्च किया तो आपका थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको ज़्यादा इंजॉयबल हो जाएगा. थोड़ा आप फिर गाइड को भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैंने ये देखा था, ये क्यों नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं. थोड़ा आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा. तो जब आप 8000 क्लाइंबिंग के लिए, जैसा 6000, 7000, 8000 आ रहे हो, तो कुछ ना कुछ इसके बारे में सीखना चाहिए. जैसा क्लाइंबिंग करना है तो थोड़ा नोट के बारे में, जूते पहन के, क्रम्पन पहन के, क्लाइंबिंग स्किल थोड़ा सीख के क्लाइंबिंग करना है. सिर्फ माउंटेन में आके करना नहीं पड़ेगा. जैसा क्लाइंबिंग टेक्निक सीखने के लिए सी लेवल में भी हो जाएगा. सिर्फ रस्सी चाहिए, आपको गाइड चाहिए. अभी माउंटेनर जितना इंडिया से भी उतना ज़्यादा माउंटेनर है कि उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इंडिया में अलग टेक्निक माउंटेन में चढ़ने का, नेपाल में अलग टेक्निक, यूरोप में अलग टेक्निक तो नहीं होगा. माउंटेन में एक ही टेक्निक होता है कि ज़ूमर यूज़ करने का, प्ले डिवाइस यूज़ करने का, सेंडिंग एस डिसेंडिंग में. ये सारों आपने कुछ करने से पहले ये सारों नॉलेज लिया तो आप बहुत अच्छा से इंजॉय करेगा माउंटेन में. सीधा ऊपर जाके नीचे नहीं आने का, नीचे से ऊपर चढ़ना. क्या बात है. क्या बात है. मिंगमा दाई, थैंक यू सो मच, हार्टफेल्ट थैंक्स कि आपने इतना समय दिया मुझे. एंड इंटरव्यू के पहले थोड़ा सा नर्वस था मैं कि यू आर समबडी आई लुक अप टू, एंड बहुत सीखा है आपसे. और मेरी लाइफ में आपका इतना बड़ा रोल रहा है एवरेस्ट पे. उसके पहले जब मैंने आपको देख के बहुत चीज़ें सीखी, और उसके बाद आज तक मैंने आपको ऑब्जर्व करके, जस्ट द वे यू स्टैंड, जस्ट द वे यू टॉक, जस्ट द वे यू मूव, यू थिंक, यू क्लाइंब, हर चीज़ ऑब्जर्व करके इंसान से आप सीख सकते हो. एंड मेरे लिए पॉडकास्ट ये जो मैं कर रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ा मोमेंट आज था जब मैं आपके सामने बैठ के आपसे बात कर पाया. बिग थैंक्स कि आपने इतना समय दिया मुझे दाई. एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी मज़ा आया होगा. एंड मैं भी पार्थ भाई के साथ सारों जो हमारा जो बातें यहाँ शेयर करना मौका मिला, तो मैं भी बहुत आभारी हूँ. थैंक यू दाई, थैंक यू सो मच. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, एंड बाय बाय.